कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में उन विभूतियों को, उन विशिष्ट अतिथियों को आपसे रूबरू कराना है जिन्होंने अपने समय में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। और आज ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन और आपका परिचय मैं कराना चाहूंगा। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीसी सक्सेना। प्रोफेसर डॉक्टर जीसी सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। प्रोफेसर डॉक्टर जीसी सक्सेना भूतपूर्व वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के। आप भूतपूर्व वाइस चांसलर रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या उत्तर प्रदेश के। आप आरबीएस कॉलेज आगरा के प्रिंसिपल रहे। आप फाउंडर प्रेसिडेंट रहे इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट्स के। आपने 7 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की इंडिया में और इंडिया के बाहर, पेरिस, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर आदि में। आपने एमएससी केमिस्ट्री आगरा यूनिवर्सिटी से 1960 में की। आपने पीएचडी की डिग्री केमिस्ट्री में 1976 में आगरा यूनिवर्सिटी से ही हासिल की। आपके 100 से अधिक पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं जानी माने इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में। आपके अंतर्गत 50 विद्यार्थियों ने पीएचडी की है। आपको आत्माराम अवार्ड से सम्मानित किया गया। 5 लाख रुपए के साथ आपको दिए गए माननीय राष्ट्रपति, उस तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि आपने एक किताब, केमिस्ट्री की किताब को हिंदी में प्रथम बार लिखा था, तो इसके लिए आपको आत्माराम अवार्ड 5 लाख रुपए के साथ दिया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर डॉक्टर जीसी सक्सेना हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। प्रोफेसर डॉक्टर जीसी सक्सेना, वैसे आपका नाम काफी जाना पहचाना है और शिक्षा क्षेत्र में तो आपको सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं, लेकिन आपके कुछ अतीत के पन्ने हम जरूर जानना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को पता चले। आप बताइए, आप कहां पैदा हुए थे, कहां आपका बचपन बीता और कहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई? प्रोफेसर डॉक्टर जीसी सक्सेना, प्लीज। श्री लाल गोयल जी, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार का ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है और उसमें जो एक से एक बड़ी शख्सियत को आप बुला रहे हैं, उसमें मुझे भी ये अवसर प्रदान किया कि मैं आज आपके बीच में आ सकूं। आपने जो प्रश्न किया है, मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जन्म आगरा में 1939, 26 सितंबर 1939 को हुआ। एक ऐसे परिवार में जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रसिद्धि प्राप्त की थी। मेरे पिताजी जो एक एडवोकेट रहे और आगरा के नामी एडवोकेट्स में वो थे। मेरा बचपन आगरा में ही बीता। न केवल बचपन बल्कि समूचे समय तक मैं आगरा में ही रहा हूँ। केवल 2 बार मैं आगरा से बाहर काम करने गया। एक बार जैसा आपने बताया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध सक्सेना जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बचपन का थोड़ा कोई संस्मरण आप सुनाएं और मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा पीछे बैठ के बताइए क्योंकि आपकी आवाज साफ आ रही है। दर्शकों, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है आगरा जैसे महानगर में भी, तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए डॉक्टर सक्सेना के को सुनने में वहां पे आवाज पहुंच नहीं पा रही है ढंग से, तो थोड़ा सा आज व्यवधान है थोड़ा, पर देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो सक्सेना साहब, आप हमें बताइए कि आपका जो बचपन में आपकी एजुकेशन आगरा में हुई तो कौन से स्कूल या कॉलेज में, स्कूल में हुई, और उसके कोई संस्मरण अगर आपको याद है तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। उस समय जो मैं बचपन में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है, उस समय आज जैसा माहौल नहीं था और जो बच्चे
आजकल जैसे प्राइमरी शिक्षा में जाते हैं, लोअर केजी मॉन्टेसरी स्कूल्स में, वैसा नहीं था। और इस प्रकार से मैं भी 5th क्लास में सबसे पहले प्रवेश में मेरे घर वालों ने, मेरे पिताजी ने मुझे दिलवाया। और वो स्कूल था ब्राह्मण इंटर कॉलेज, या जो अब जिसका नाम परशुराम इंटर कॉलेज हो गया, उसमें। वहां पर मैं हाई स्कूल तक पढ़ा। उस समय मेरी आयु 15 वर्ष की थी जब मैं हाई स्कूल मैंने वहां से उत्तीर्ण किया। उस समय शिक्षकों का बहुत सम्मान था और शिक्षकों से प्रेरणा भी ली जाती थी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन उस समय हाई स्कूल तक आर्ट्स भी, ड्राइंग भी पढ़ाई जाती थी। और हमारे वो शिक्षक बहुत ही कठोर अनुशासन रखने वाले थे। सारे विद्यार्थी उनसे बहुत डरते थे। और मैं भी यद्यपि क्लास में सबसे आगे रहने वाले विद्यार्थियों में से था और अच्छे नंबर हमेशा पाता था, फिर भी मैं ड्राइंग में उनसे बहुत मुझे डर लगता था, क्योंकि वो कड़ी सजा देते थे अगर जरा भी कोई गलती होती थी। तो यद्यपि बाद में मुझे पता लगा और मैं जान पाया कि उनका जो व्यवहार था और जो उनके द्वारा प्रेरणा दी गई, शिक्षा दी गई, वो विद्यार्थियों के बहुत अधिक काम में आगे चलकर आया। हाई स्कूल के बाद मैंने इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया आगरा कॉलेज में। उस समय आगरा कॉलेज और बड़े कॉलेजेस में इंटरमीडिएट की भी क्लासेस हुआ करती थी। जैसे आजकल इंटरमीडिएट कॉलेज अलग हैं और फिर स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाई के लिए कॉलेजेस में पढ़ाई होती है। लेकिन उस समय इंटर की कक्षाएं भी कॉलेजेस में लगा करती थी। और 6 साल मैं आगरा कॉलेज में मैंने अपनी पढ़ाई की और वहां से MSc रसायन विज्ञान में किया। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि उस समय आगरा कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे, राष्ट्र स्तर के, देश और विदेश तक अपनी ख्याति रखने वाले, और उनसे शिक्षा प्राप्त करने का मुझे क्या कहते हैं अवसर मिला, जिसको मैं जीवन का स्वर्णिम अवसर मानता हूँ। वहां पर प्रोफेसर सक्सेना, मैं एक ये चीज पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि आपके पिताजी जाने माने वकील थे, तो आपका केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में जाने का क्या तात्पर्य था? क्यों नहीं आपने भी लॉ ज्वाइन करके आप भी वकील बने, जब आपके पिताजी ऑलरेडी वहां वकील थे और ख्याति प्राप्त वकील थे? तो ऐसी क्या बात हुई, या क्या किसने प्रेरणा दी कि आज, या आपके मन में आई कि आपने रसायन शास्त्र को चुना, ना कि लॉ का डिग्री लेने की? बहुत अच्छा प्रश्न किया गोयल साहब आपने। मेरे पिताजी नामी गिरामी वकील थे और हम लोग 4 भाई थे। और मेरे पिताजी ये चाहते थे कि कम से कम एक भाई जो है, एक बेटा उनका वकील बने, और मैं सबसे छोटा था। और मुझे ही वो ये चाहते थे कि मैं वकालत करूं और उनके साथ रहूं। लेकिन इस LLB करने के लिए मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिली। इसके 2 कारण थे। एक कारण ये थे कि मुझसे जो बड़े भाई थे वो आगरा कॉलेज में फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में प्रोफेसर थे, और मुझे उस समय आगरा कॉलेज में प्रोफेसर बनना एक बड़ी बात मानी जाती थी और बड़ी प्रतिष्ठा समझी जाती थी। तो मेरा आकर्षण तभी से इस बात पर लगा कि मैं प्रोफेसर बनूं, शिक्षा के क्षेत्र में जाऊं। और चूंकि मैंने बायोलॉजी ली थी BSc में, इसलिए मेरे पास विकल्प केवल ये था कि मैं बॉटनी, जोलॉजी या केमिस्ट्री में से किसी में MSc करूं। और मेरी रुचि केमिस्ट्री में अधिक थी, इसलिए मैंने केमिस्ट्री को चुना। दूसरा कारण ये था आपने जब, मैं सक्सेना साहब पूछना चाहूंगा कि जब आप में बायोलॉजी थी और उस वक्त आपके पास विकल्प दूसरा था कि आप डॉक्टरी भी कर सकते थे, तो आपने मेडिकल को ना चुन के अध्यापक कार्य के लिए ही आपने क्यों चुना? और आपने MSc केमिस्ट्री में क्यों की? आप MSc बॉटनी या जूलॉजी में भी कर सकते थे। इसका भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो व्यक्ति के सारे जीवन को बदल देती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ।
क्योंकि जब मैं बीएससी पार्ट 1 में पढ़ता था आगरा कॉलेज में, तब मैं जो मेडिकल का जो कंपटीशन हुआ, मेडिकल में प्रवेश के लिए, उस कंपटीशन में बैठा। तो उस समय यूपी में, उत्तर प्रदेश में केवल 2 कंपटीशन हुआ करते थे, एक लखनऊ मेडिकल कॉलेज के प्रवेश के लिए और दूसरा आगरा, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, ऐसे 4-5 मेडिकल कॉलेज का कंबाइन कंपटीशन हुआ करता था। तो मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज के कंपटीशन में बैठा और उस समय ये घटना 1957 की है। मैं एग्जाम दे ही रहा था कंपटीशन का कि लास्ट पेपर जो था बॉटनी का, उस पेपर में ही मुझको बहुत तेज बुखार हो गया और तब पता चला कि मुझको फ्लू हो गया है। आपको शायद याद होगा कि 1957 में पहली बार एक एपिडेमिक के रूप में बड़ी संख्या में फ्लू फैला और मैं आगरा लौट आया कानपुर से वो परीक्षा देकर किसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर जो 4 दिन बाद परीक्षा थी आगरा और कानपुर के मेडिकल कॉलेज की, उस परीक्षा में बीमारी के कारण बैठ नहीं सका। जब मेरा परिणाम आया तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात रही कि मैं 4थी पोजीशन मैंने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्राप्त की उस समय। और जब प्रवेश लेने का समय आया तब मुझको दोबारा फ्लू हो गया और जब दोबारा फ्लू हो गया तो उस समय आप जानते हैं बच्चे इतना इसरार नहीं कर पाते थे, न इतनी उनको समझ होती थी। मेरी माँ इस बात पे हो गई कि मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगी, हो गया है। और मुझे क्योंकि मेरे बीएससी पार्ट 1 में भी, तो उन्होंने कहा कि यहीं पर प्रथम श्रेणी में प्राप्त करके बीएससी करेगा, आगे बढ़ेगा। और मैं तब मेडिकल में नहीं जा सका, 4थी पोजीशन लखनऊ मेडिकल कॉलेज में होते हुए भी। लेकिन जीवन में मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि प्रभु की कृपा से और अपनी मेहनत और लगन से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सका और काफी काम भी कर सका। तो आपने जब आपने एमएससी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री एमएससी में, तो केमिस्ट्री में ही क्यों की, ये बताएंगे थोड़ा सा? अपना रसायन शास्त्र में ही आपने? में इसलिए की 2 बातें थी। एक बात ये थी कि केमिस्ट्री में जब मैं बीएससी में पढ़ता था तो जो प्रैक्टिकल हुआ करता था वो, चूंकि उसमें रंग बिरंगे मतलब प्रयोग हुआ करते थे, कलर चेंजेस बहुत होती थी, तो वो आसानी से आकर्षित करती थी अपनी ओर, एक बात। दूसरी बात ये थी कि केमिस्ट्री का स्कोप जो है वो ज्यादा था उस समय भी, मतलब जो है बॉटनी और जोलॉजी का स्कोप कम था। और तीसरी बात ये भी थी कि बीएससी में जो शिक्षक मुझे पढ़ाते थे उसमें केमिस्ट्री के शिक्षक बहुत अच्छे थे और वो भी आकर्षित करते थे कि मैं केमिस्ट्री में तो आपने केमिस्ट्री से एमएससी जी, तो एमएससी किया प्रथम श्रेणी में जी। तो जो प्रथम श्रेणी में आपका एमएससी केमिस्ट्री हुआ तो उसके बाद आपने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया, अपने शिक्षक बने। तो वो बताएंगे कहाँ पहले आपका अपॉइंटमेंट हुआ, कहाँ पहली बार आपने अपना एज ए टीचर कहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट हुआ, और आपका कोई संस्मरण उस वक्त का? सौभाग्यशाली रहा हूं गोयल साहब, जब एमएससी मैंने कर लिया और उस समय मेरी आयु 20 वर्ष 21वीं वर्ष शुरू हुई थी, तो मैंने 6 जगहों पर अप्लाई किया। वो सारी थी 5 जगह में शिक्षा के क्षेत्र में थी, शिक्षक के रूप में, और 6ठी जगह ओएनजीसी में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में थी, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की। अब इसमें से जो 5 जगह शिक्षा के क्षेत्र में थी उसमें से 4 जगह मेरी नियुक्ति जहां मैं इंटरव्यू को गया वहां हो गई थी। उसमें बलवंत राजपूत कॉलेज जो देश का प्रसिद्ध और बहुत ही ख्याति प्राप्त कॉलेज था, उसमें मेरी नियुक्ति आगरा में ही हो गई थी। इसलिए सब लोगों का विचार ये बना, मेरे माता पिता भाई, क्योंकि मेरे भाई जो है बड़े भाई वो आगरा कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने सबने ये कहा कि आगरे में नौकरी मिल गई है तो शिक्षा के क्षेत्र में तुम्हारी रुचि भी है तो यहीं पर काम करो। हालांकि मेरा ओएनजीसी में भी नियुक्ति हो गई थी,
लेकिन वहां मैं जा नहीं सका। एक बड़ी घटना घटी गोयल साहब, वो भी मैं वहां बताना चाहूंगा। आगरा में जो 3 कॉलेज हैं वो सबसे प्रसिद्ध हैं, आगरा कॉलेज, सेंट जॉर्ज कॉलेज और बलवंत राजपूत कॉलेज। तो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू जो है वो बलवंत राजपूत कॉलेज में हुआ। मैंने आगरा कॉलेज में भी अप्लाई किया था। वहां पर बलवंत राजपूत कॉलेज में पंडित राजनाथ कुंजरू उसके प्रेसिडेंट थे, मैनेजिंग कमेटी के। उन्होंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद मुझसे कहा आप रुकिए 5 मिनट, और उसके बाद बुलाया मुझे दोबारा और कहा तुमने आगरा कॉलेज में भी अप्लाई किया है? मैंने कहा हाँ किया है। तो बोले कि अगर हम तुम्हें अपॉइंट कर दें तो तुम इंटरव्यू वहां अटेंड करोगे? मैंने कहा नहीं करेंगे। अब दिक्कत मेरे साथ ये हुई कि वो राजनाथ कुंजरू जी ही आगरा कॉलेज की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। तो अगर मैं ये नाम ही कहता तो भी वो मेरी नियुक्ति नहीं करते, और इसलिए मैं आगरा कॉलेज में इंटरव्यू देने नहीं गया। यद्यपि मेरे भाई वहां पर थे, वहीं पर मैं पढ़ा हुआ था, और मेरी इच्छा भी ये थी कि मैं आगरा कॉलेज में ही नियुक्त अगर हो जाऊं तो बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। लेकिन चूंकि मैंने वादा कर दिया पंडित राजनाथ कुंजरू से जो अध्यक्ष थे सिलेक्शन कमेटी के, इसलिए मैं वहां पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू देने भी नहीं गया। और मैंने अपना जो कैरियर है वो बलवंत राजपूत कॉलेज से ही 1960 में प्रारंभ किया, एक शिक्षक के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में। तो जब आपने वहां पे प्रवक्ता और शिक्षक के रूप में आपने प्रारंभ किया, उसके बाद आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए वहीं पे रहे, या किसी और कॉलेज में भी आपकी नियुक्ति हुई, या आप कहीं और गए, या वहीं पे पढ़ते हुए आपने प्रिंसिपल का पद संभाला? नहीं, मैं शिक्षक के रूप में रहा, प्रवक्ता रहा, उसके बाद विभागाध्यक्ष बन गया। वहीं पर मैं दूसरी जगह कहीं भी सेवा के लिए ना मैंने अप्लाई किया और ना ही मैं गया, क्योंकि बाहर तो कोई बहुत बड़े कॉलेजेस, इससे बड़े कॉलेजेस थे नहीं। और एक बात और ये पता नहीं मुझे, मैं कह नहीं सकता कि क्यों उस समय शिक्षा के क्षेत्र में टीचर्स की इतनी रेस्पेक्ट थी कि मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं किसी कंपटीशन में पीसीएस के या आईएएस के कंपटीशन में बैठूं। अच्छी जो सेवा करने का मौका है वो शिक्षक के रूप में है, जहां आप यंग लोगों के साथ होते हैं, विद्यार्थियों के साथ होते हैं, उनके निर्माण के लिए प्रयास करते हैं। तो मैं कहीं नहीं गया। पूरे जीवन भर 38 साल मैंने बलवंत राजपूत कॉलेज में ही सेवा की, और उसके बाद मुझे अवसर मिला वाइस चांसलर बनने का। उन दोनों जगह का नहीं, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा, तो जब आपने वहां पे, उसके बाद आप वहां पे प्रिंसिपल बन गए, तो क्या कोई ऐसी घटना आपको याद आती है कि आपके दौरान में जब आप प्रिंसिपल रहे, तो एक तो कितने वर्ष प्रिंसिपल रहे, और उस वक्त कोई ऐसी घटना है आपको याद में है आगरा आपके कॉलेज की, आरबीएस की, कि जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? गोयल साहब, मैं जब प्रवक्ता नियुक्त हुआ और उसके बाद विभागाध्यक्ष बना, और पूरे 38 साल में मैंने कभी ये विचार नहीं किया कि मुझे प्रिंसिपल बनना है। मैं सबसे यही कहा करता था कि मैं कभी प्रिंसिपल नहीं बनूंगा, और मैं अगर बनूंगा तो जीवन में सीधे वाइस चांसलर बनूंगा। अब देखिए, ये सब सोचने के बावजूद भी होता क्या है जो आपके हाथ में नहीं है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिसमें आपके न चाहने पर भी आपको काम करना पड़ता है। और समय ऐसा आया कि जब हमारे प्रिंसिपल रिटायर हो गए तो मैं कभी रेगुलर प्रिंसिपल के रूप में नहीं रहा, नियुक्त नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया। तो मुझे ऑफिशिएटिंग चार्ज के रूप में काम करने का अवसर मिला, और मैं 1.5 साल तक बलवंत राजपूत कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। और उस कार्यकाल में जो समय कम था, यद्यपि 1.5 साल का, मैं जो कुछ कर सकता था वो मैंने कॉलेज की प्रगति के लिए किया। और घटनाएं तो बहुत घटती रहती हैं ऐसी, लेकिन आपको परिस्थितियां तो रोज का काम था ऐसा कि कोई ना कोई नई घटना हुआ करती थी। तो प्रिंसिपल का काम ये है कि सबको साथ लेकर, सबको
विद्यार्थियों को साथ लेकर, शिक्षकों को साथ लेकर, कर्मचारियों को साथ लेकर आप आगे बढ़े और विद्यालय की प्रगति में काम करें। तो आपने फिर जब आपने प्रधानाचार्य के रूप जी, तो जब आप प्रधानाचार्य के रूप में आपका कार्यकाल खत्म हुआ, 1.5 साल का था, आपने बताया जैसे कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे, तो उसके बाद क्या आपकी नियुक्ति सीधी वाइस चांसलर के लिए हो गई या कुछ समय लगा, या क्या कारण हुए कि आपका, और कौन से साल में आप वाइस चांसलर बने आगरा यूनिवर्सिटी के? हाँ, जब मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य था उसी समय मेरे अवकाश प्राप्त करने से पहले ही 2 साल पहले मुझे कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद उस समय था, अब अयोध्या, उसका कुलपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब मैं जब तक रिटायर नहीं हुआ था, मैं तब तक कार्यवाहक प्राचार्य था, और वहां पर मैं यहाँ से कुलपति के रूप में मैंने अपने कार्यकाल के दौरान ही ज्वाइन किया जी। हाँ, मैं बता रहा था कि मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य जब था उसी समय मतलब जो है मुझको ये अवसर प्राप्त हुआ कि सीधे मुझको कुलपति बना दिया गया, और मैं अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में कुलपति के रूप में 1998 सितंबर 1998 में मैंने ज्वाइन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं अवध विश्वविद्यालय में ज्वाइन करने गया और लोगों से मिला तो वहां लोग कहा करते थे कि कहाँ डॉक्टर सक्सेना आप एक अवैध विश्वविद्यालय में आ गए हैं कुलपति बनकर। वो अवध विश्वविद्यालय का नाम उन्होंने अवैध विश्वविद्यालय रख दिया था। ऐसा क्यों? ऐसा कार्य अवैध काम होते हैं तो मैं इसको बदलूंगा। अच्छा, वहाँ अवैध कार्य होते थे सक्सेना साहब, इसलिए उसका नाम अवैध विश्वविद्यालय रखा हुआ था। लोगों का परसेप्शन ये था कि यहाँ सब अवैध काम हुआ करते हैं, इसलिए वो अवध विश्वविद्यालय न कहकर अवैध विश्वविद्यालय कहा करते थे। और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई गलत काम यहाँ पर नहीं होगा, और ये अवैध विश्वविद्यालय नहीं, ये अवध विश्वविद्यालय ही रहेगा। उसके बाद बताइए। और मैं शेयर करना चाहूंगा उस कुलपति कार्यकाल का, कि वहां पर जो शिक्षक थे और जो छात्र नेता थे वो ये कहा करते थे कि कुलपति जी, यहाँ पर कुलपति लोग जब आते हैं ज्वाइन करने तो वो दिन के उजाले में आते हैं, और जब कार्यकाल समाप्त होता है तो वो रात के अंधेरे में यहाँ से चुपचाप भाग जाते हैं। ये बहुत लोग कहा करते थे। मैंने उस चुनौती को भी स्वीकार किया और कहा कि सुनिए, ना तो हम क्या कहते हैं रात के अंधेरे में जाएंगे और ना बिना बताए जाएंगे, और सबको ये बताकर जाएंगे कि इस दिन हम अब जा रहे हैं। और जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ तो मैंने 3 दिन पहले ये बता दिया कि 14 सितंबर 2001 को मैं सुबह 8:30 बजे आगरा के लिए प्रस्थान करूंगा। और ये बड़े हर्ष की बात है कि वहीं पर मेरा कार्यकाल समाप्त होने पर राज्यपाल महोदय इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने मुझे आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त कर दिया। और यहाँ पर बहुत सारी कमियां थी, वो बाद की बात है, और मैं ये समय बताकर वहां से चला। आपको ये भी जानकर प्रसन्नता होगी कि जिस समय मैं वहां से चला तो उस समय कम से कम 200-250 लोग मेरे निवास पर एकत्रित थे, और उसमें से बहुत सारे लोग वास्तव में आंसुओं से रो रहे थे, जिसमें अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के मंत्री और अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के मंत्री, अध्यक्ष और नेता, और बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे। मैं इसी को अपनी सफलता का राज समझता हूँ। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि आपने जो ये आत्मा राम अवार्ड आपको मिला, सम्मान मिला, तो ये आप प्रथम बार किसी ने केमिस्ट्री को हिंदी में लिखा किताब में, तो क्योंकि केमिस्ट्री में तो जो फॉर्मुलेज होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, उसको आपने किस तरह हिंदी में किया? नहीं, देखिए,
फॉर्मूले में तो जो है हिंदी हो नहीं सकती। मान लीजिएगा हमें लिखना है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, तो वो तो हिंदी में भी मान लिया गया है, वो CO2 ही लिखा जाएगा, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कहलाएगी, क्योंकि उसका नाम जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने नॉमेनक्लेचर किया है, वो नॉमेनक्लेचर तो वही रहेगा। लेकिन आप जो पूरी बातें, पूरी उसकी विधि लिखेंगे, उसके उपयोग लिखेंगे, उसके गुण लिखेंगे, वो आप हिंदी में लिखेंगे। जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो तो उसी में लिखे जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलते चलते आपसे चाहूंगा कि आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, प्रोफेसर डॉक्टर सक्सेना साहब? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा युवा पीढ़ी को कि देखिए, आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है वो छोटे रास्ते से सफलता प्राप्त करना चाहती है। जो भी कुछ बातें ऐसी हैं, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, बड़े सपने देखिए, बड़ी बातें देखिए, बड़े लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, बड़े सपने देखिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ लगिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं तो अपने ऊपर यही मानता हूँ कि मैंने ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुलपति का ये सब किया और उसमें सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर GC सक्सेना, आप हमारे संग जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें अपने बारे में बताई लोगों को। तो ये कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सारोकार न्यूज के अलावा इसको सीधा फेसबुक और यूट्यूब पे भी दिखाया गया। एंड आवर एंडेवर इज टू ब्रिंग टू यू एवरीडे न्यू टॉपिक ड्यूरिंग आवर मॉर्निंग program, that is media conference with Lal Goyal at 10:30 AM. And tomorrow is a special day because it's a autistic pride day, and so tomorrow the topic is youth conclave on autistic pride day, and there are 8 youths who are going to join along with the chief guest, and the chief guest is Miss Divya K. Thomas, consultant clinical psychologist, Rajagiri Hospital, Cochin. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 AM. बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर डॉक्टर GC सक्सेना कि आज आप जुड़े हमारे संग और आपने इतनी अच्छी बातें बताई। आपको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद और शुभाशीष सभी यंग यूथ पे बना रहे, जिससे कि वो आपसे प्रेरणा लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब।